हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूँ। आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे और जैसा मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि मात्र एक वीडियो में आपको सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा डीएसएसबी टीसीटी सोशल साइंस के लिए, या आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अगर आपके पास थोड़ा पेशेंस है, यकीन मानिए, एक्सपीरियंस चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने फेस की हैं डीएसएसबी के एग्ज़ाम को लेकर के। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के मैंने एनालिसिस किया है, काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ को देखा है। मैंने अपनी तैयारी के दौरान काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं। किन चीज़ों से ज़्यादा मदद मिलती है, किन चीज़ों को हुआ बना रखा है, काफ़ी सारे लोग हैं कि एनसीईआरटी पर ही बेस्ड काफ़ी सारे चीज़ों को बताते हैं लोग, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंस नहीं देना है किस चीज़ को, वो सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ठीक है? तो देखिए, अगर आपके पास थोड़ा-सा पेशेंस है ना, तो विश्वास करके इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, कहाँ से किस तरीके से क्या करना है। ठीक है? तो चलिए ज़्यादा समय को ना नहीं बर्बाद करते हैं, आपको सारी चीज़ों को समझ आ जाएगा। पहले बात बात कर लेते हैं। देखिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे ना एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो की अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो, क्योंकि उससे ना हमें एनकरेजमेंट मिलता है, ताकि हम आपकी और मदद कर सकें, और भी हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी जो वीडियोस हैं, जो हमारी हेल्प है, वो बाकी के लोगों को समझ आ रही है या उससे किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का पैटर्न। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, मतलब 200 नंबर के 200 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है? कुल जो समय होता है आपके पास 2 घंटे होते हैं, यानी कि 120 मिनट होते हैं। और हम इसको पर क्वेश्चन पर डिवाइड करें तो अराउंड 40 सेकेंड्स होते हैं आपके पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है? अब देखिए, मैं पहले ना समय की बात करता हूँ। जो टाइम मैनेजमेंट है ना, डीएसएसबी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? देखिए, इसमें ना एक सीक्वेंस होता है। अगर आप समझोगे, आप अगर मॉक टेस्ट दोगे कहीं पर भी, टेक्स्ट बुक या फिर किसी अदर एप्लीकेशन पर, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपका जब पहले जर्नल पेपर खुलेगा, तो उसमें ना स्टार्टिंग में रीजनिंग देते हैं। उसके बाद जो होता है वो आपका होता है जीएस वाला पोर्शन। मैं पेपर का जो फर्स्ट सेक्शन होता है या पार्ट 1 होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह पूछे जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहले आपका रीजनिंग खुलेगा, फिर उसके खुलने के बाद आप सेकंड पार्ट पर जाएंगे, मतलब सॉरी सेकंड सब्जेक्ट पर जाएंगे, जो होगा आपका जीएस वाला पोर्शन। और मैं आपको बता दूं, एक बार जब आप जीएस पर चले जाओगे तो आप वापस रीजनिंग पर नहीं जा आ सकते। ठीक है? तो आपको एक बार में 20 क्वेश्चन एक बार में ही अटेम्प्ट करने होंगे, उसके बाद आपको अगले सेक्शन पर जाना होगा। ठीक है? तो ये चीज़ हो गई टाइम की। और उसके बाद ऐसे ही आगे पैटर्न रहेगा, मतलब आगे आप अगर एक बार आपने जीएस को कर लिया, फिर उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट होगा वो होगा मैथ्स का। तो आप यहाँ पर देखिए, आप डीएसएसबी का पैटर्न समझिए। तो आप ना एक बार डीएसएसबी का पैटर्न समझिए, उसकी स्ट्रेटजी समझिए किस तरीके से है। क्यों? देखिए, होता है पहले आपका रीजनिंग खुला, रीजनिंग के बाद आपका जीएस खुला, और जीएस के बाद जो होगा वो होगा मैथ्स। और ये तीनों सब्जेक्ट, तीनों, अच्छा जीएस को आप मान सकते हैं कि आपको अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा तो आप स्किप करके आगे चल सकते हैं। लेकिन रीजनिंग और जो मैथ्स होते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट्स कैसे हैं? ये थोड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। और डीएसएसबी में ये होता है कि जो रीजनिंग, हालांकि क्वेश्चंस तो इजी रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं।
जो डीएसएसबी की जो मैथ्स होती है ना, वो आप किसी भी ईयर की उठा करके देख लीजिए, चाहे वो 2018 का हो, चाहे वो 2021 के एग्जाम हो, या फिर वो 2025 में हुए हो, जो रिसेंटली मैंने भी दिया है उसमें हो, तो आप सभी में देखोगे ना, तो यहाँ पर मैथ्स कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन इजी हैं लेकिन कैलकुलेटिव है और थोड़ा टाइम टेकिंग है, और जब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो थोड़ा समय लगता है। तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको टाइम को मैनेज करके चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम को मैनेज करते हुए चलेंगे। शुरू से ही आप ना, अब जब आप अच्छा शुरू से क्या, जब भी आप मॉक टेस्ट की तैयारी करें तो आपको टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। ये सच में बता रहा हूँ, अगर डीएसएसबी में किसी ने टाइम को मैनेज कर लिया तो उसको डीएसएसबी के एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी, अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो। क्योंकि देखिए ना, आप समझिए, क्योंकि 40 सेकंड होते हैं आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए। कितने सेकंड? 40 सेकंड। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी टाइम की बात। वहीं पर बात करूं तो एक होता है नेगेटिव मार्किंग। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/4 की। ठीक है, अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन गलत हो, आपका 0.25 मार्क्स होगा, जो आपने मिले हैं आपके सही क्वेश्चंस में से, वो कट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब समझिए, पहला जो सेक्शन होता है आपके पेपर का, जो पहला सेक्शन होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जहां पर रीजनिंग, उसके बाद जीएस खुलता है। देखिए एक सेकंड, यहाँ पर पहले रीजनिंग वाला पोर्शन खुलेगा, उसके बाद जीएस वाला पोर्शन खुलेगा, उसके बाद होगी आपकी मैथ्स, उसके बाद होगी आपकी इंग्लिश, और उसके बाद होती है हिंदी। इसके ऊपर भी डिटेल में बात करूंगा, इसका सिलेबस भी मैंने नीचे रखा हुआ है, समझेंगे इसको किस तरीके से है। देखिए पहले समझ लेते हैं, जो सीक्वेंस बता देता हूँ आपको, दोबारा से सुन लीजिए। पहला आपका रीजनिंग खुलेगा, रीजनिंग के बाद जीएस, जीएस के बाद मैथ्स, और मैथ्स के बाद इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद हिंदी। हिंदी इजी रहती है, इंग्लिश भी इतना अच्छा, इंग्लिश को हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं थोड़ा मॉडरेट लेवल की ही इंग्लिश होती है, इतना हार्ड भी नहीं होती और इतनी इजी भी नहीं रहती कि कोई भी यूं ही मुंह उठा करके कर लेगा। ये सच बता रहा हूँ, हर एक चीज़ को देख लीजिए आप। तो और जो आपका पेपर का जो सेकंड सेक्शन होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी कितने होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 ही मार्क्स के होते हैं। इनमें मैं आपको बताऊं तो लगभग जो आपके 90 क्वेश्चंस होते हैं, कितने? 90 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके हिस्ट्री से, हिस्ट्री में भी आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रहेगा आपका, सॉरी, जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, उसमें भी कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो पहले हो गया आपका हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी में ना तो एंशिएंट पूछी जाती है और ना ही मिडिवल पूछी जाती है। वो भले ही जीएस वाला जो पोर्शन है, जो आपका पार्ट 1 है, वहां से पूछ सकता है 1-2 क्वेश्चन। अदरवाइज जो सेक्शन सेकंड होता है, मतलब जहां पर जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपकी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। अब तक का तो यही रिकॉर्ड रहा है और सिलेबस भी आपका यही बोलता है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, वहीं पर हो गया आपके क्वेश्चंस। उसके बाद होते हैं ज्योग्राफी के, उसके बाद पॉलिटी, और उसके बाद इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये कुल 4 सब्जेक्ट होते हैं आपको, और इन चारों सब्जेक्ट से आपको 90 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके पेडागोजी के। पेडागोजी इतनी हार्ड नहीं होती है, और आपको एक दो तो थ्योरी पढ़नी पड़ेंगी, जैसे आप प्याजे पढ़ सकते हैं, वाइगोस्की पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा सीटेट का जब एग्जाम आपने दिया होगा तो वहां पर आपने ये देखा होगा। और कुछ चीजें होती हैं जैसे एनईपी 2020, उसको पढ़ लेना आप। ठीक है, हालांकि मैं बताऊंगा क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सीसीई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वगैरह, वो आपको देख लेना है एक बार। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में आपको देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ मेथड्स होते हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पेडागोजी आपकी कवर हो जाएगी, इतना बड़ा आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है पेडागोजी के लिए। और यहाँ से जो 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो आपके थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। यहाँ पर कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन ही होता है जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। अदरवाइज जो आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी समझदारी पर ही निर्भर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन सेकंड, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और प्लस 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक, अब आप यहाँ पर देखेंगे
सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, सिलेबस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स। देखिए, आपको ना क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। पहले क्या था, 2025 से पहले क्या था, आई थिंक 2025 से पहले था, क्या था कि आपको ना जो जनरल पेपर है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस वाला पोर्शन पूछा जाता है, उसमें भी 40% मार्क्स मिनिमम लाने पड़ते थे। मैं ये कैटेगरी वाइज हालांकि अलग अलग है। यूआर की अगर हम बात करें तो यूआर में 40% पहले लाना पड़ता था, अलग अलग दोनों पार्ट्स में, पार्ट 1 में और पार्ट सेकंड दोनों में। कितना कितना 40 मार्क्स, यानी कि 80 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आपके जो मार्क्स होंगे वो कट ऑफ में आएंगे या आपके काउंट किए जाएंगे। अगर आपका 40% मार्क्स नहीं है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो जारी ही नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें अब की, तो अब रूल थोड़ा चेंज हो गया है। अब क्या है, आपको जनरल पेपर में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, लेकिन जो आपका पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड नहीं सॉरी, जो सेक्शन सेकंड है, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला जो पार्ट है, उसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आपकी जो कॉपी होगी वो चेक होगी। ठीक है, ये मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यूआर कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो आई थिंक 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, वहीं पर बात करूं मैं एस सी एस टी को, तो आई थिंक 32 मार्क्स आपको लाने होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये, तभी आपकी जो कॉपी होगी वो चेक होगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर बात। अब देखिए सिलेबस, यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं, ये है आपका पेपर, जो आपका जो पेपर है उसका सेक्शन 1 यानी कि पार्ट 1 का सिलेबस है। यहाँ पर आप देखिए, जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। देखिए, करंट इवेंट्स, आपको करंट अफेयर पढ़ना है। अच्छा हाँ, सबसे पहले ना आप करंट अफेयर के बारे में समझिए। क्या करना है आपको करंट अफेयर के लिए। पिछले अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो पहले क्या था, करंट अफेयर से मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे पहले, 2025 से पहले की अगर बात करें हम। ठीक है, लेकिन अब की बार जो हमें देखने के लिए मिला है, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन 2025 वाले एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। मेरी वाली शिफ्ट में 12 से 13 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो ऑब्वियस बात है कि करंट अफेयर का अब की बार जो पोर्शन था वो बड़ा है, और हो सकता है आगे भी यही रहे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो करंट अफेयर को थोड़ा ये 4-5 नंबर की करंट अफेयर पूछी जाती थी तो इसको स्किप करते थे। और जेन्युइनली बताऊं तो मैंने भी स्किप किया था, मैंने भी करंट अफेयर अब की बार नहीं पढ़ी थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये मेरी सच में गलती थी, मैंने करंट अफेयर को स्किप किया था, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको करंट अफेयर के लिए क्या करना है, देखिए करना क्या है आपको करंट अफेयर के लिए, मिनिमम 1 साल की करंट अफेयर तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक बुक ले आइए, आई थिंक स्पीडी की एक बुक आती है करंट अफेयर के लिए, जो 1 साल के लिए आती है, उसको उसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ना। और क्या कीजिए, अगर हो सके, अगर टाइम है आपके पास इतना, तो आप एक डेली क्लास भी ले सकते हैं, या फिर आप मंथली क्लास भी ले लीजिए। जो मंथली के जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं ना, लगभग 200-250 क्वेश्चंस कराते हैं। अ, अच्छा, ये क्लास कहाँ से आपको कवर करनी है, देखिए हालांकि आपकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं अगर आपको अपनी तरफ से बताऊं तो उत्कर्ष ऐप पर कुमार गौरव सर हैं, उनकी क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं करंट अफेयर्स के लिए, बहुत अच्छा, मिलियंस में उनके व्यूज़ जाते हैं। मैं एक एक दिन की बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कीजिए। उत्कर्ष ऐप पर जो कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, फ्री होती हैं क्लासेस, यूट्यूब पर भी होती हैं। और मैं बात करूँ बुक्स, देखिए बुक्स इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप करंट अफेयर की बुक लाते हैं तो एक साल वाली उसको पढ़िए, बेटर रहेगा। आप अगर डीएसएसबी में एंटर किए हैं तो बुक पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि बगैर एनसीईआरटी, बगैर स्टैंडर्ड बुक्स, जो कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बताऊंगा, इनके बगैर, या कह सकते हैं कि बुक्स को पढ़े बगैर आपको एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो बुक्स को पढ़ने की आदत डाल लीजिए, ये रहेगा। ठीक है, और रहा कुछ स्टैटिक जीके वाला पोर्शन रहता है, उसमें आप कोई बुक ला सकते हैं, कोई भी जो भी आपको पसंद आए, हर किसी में रहता है स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। ठीक है, आप अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, ये तो आप भाई अब आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं, तो आप ये सारा कुछ कहाँ पर से पढ़ोगे, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट है। थोड़ा स्टैटिक जीके देख लेना, ठीक। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप इनको देख लेना, जैसे ब्रिक्स हो गया, ठीक है, G20 हो गया, G7 वगैरह हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, WHO, WTO, ये काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, या कह सकते हैं इनके लिए एक अलग से कॉपी बना लेना, या फिर आपको जहाँ भी जिस भी तरीके से इनके बारे में कंटेंट मिले, एक दो क्लास में कवर हो जाएंगे, इनको आप देख लेना, ठीक है। और हाँ, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, एनालॉगीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। अच्छा, ये देखिए, ये तो आप सिलेबस को आप देख सकते हैं। मैं बात करता हूँ आपको ये कवर कहाँ से करनी है। देखिए, अगर आपने कोई कोर्स लिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर आपने कोई कोर्स लिया हुआ है तो अच्छी बात है। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाइए, एक एक टॉपिक को डालिए, एनालॉगी डालिए, क्लास मिल जाएगी, वहाँ पर हज़ारों क्लासेस होती हैं, जो भी आपको टीचर पसंद आए वहाँ से क्लास लो, खत्म करो, एक दो क्लास लेकर के खत्म करो, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एक लूसेंट की बुक होती है रीजनिंग के लिए, वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको मतलब हज़ारों में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको एक ही टॉपिक के करने के लिए। आप वो ला सकते हैं, या फिर आपको जो भी बेटर लगे वो ला सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई बुक है तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अब करना क्या है, आप प्रैक्टिस के लिए तो मैंने आपको बता दी कि लूसेंट की बुक, या फिर आपको जो भी पसंद आए उस बुक को कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ आपको क्या करना है, देखिए मैंने ना अपने, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने टेक्स्ट बुक पर क्या लिया था, मॉक टेस्ट के लिए मैंने मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी, तो वहाँ पर मॉक टेस्ट दिए थे। अब उसमें क्या किया था मैंने, चाहे वो पीआरटी के क्वेश्चंस हो, या वो टीजीटी के हों, या फिर पीजीटी पोस्ट के लिए हों, वहाँ पर ना आपको अलग अलग सीरीज वाइज क्या है कि सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पेपर्स मिल जाते हैं, और वहाँ पर क्या करोगे आप, रीजनिंग के सारे सभी क्वेश्चंस सबसे पहले आपको टीजीटी वाले देखने हैं, ठीक है। 20-20 क्वेश्चंस वाले पार्ट जो है आप 2018 वाले क्लियर करो, 2021 वाले क्लियर करो, 2025 वाले क्लियर करो। उनको क्लियर करने के बाद पहले टीजीटी वाले देखो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको कहीं से भी जैसे हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हो, ज़्यादा नहीं करना चाहते हो, तो पहले क्या करो, टीजीटी वाले पोर्शन जो एसएसटी वाले हैं, अगर मैं मेनली बात कर रहा हूँ एसएसटी वाले बच्चों के लिए, तो आपको करना क्या है, पहले एसएसटी वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, मॉक टेस्ट में, टेक्स्ट बुक ऐप पर, ठीक है, आप वहाँ पर देखो, मतलब उन्हें सॉल्व करो, उनसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद वहाँ पर मॉक टेस्ट दो, तो आपको ना ये समझ आ जाएगा कि जो 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मुझे करने ही है। और वहाँ पर ना क्वेश्चंस का एरिया भी पता चलता है कि इतना हार्ड मेरे से पूछा जाएगा और इतना ईजी रहेगा। हालांकि ईजी ही रहता है, इतना हार्ड पोर्शन नहीं होता है रीजनिंग का, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट बुक पर अगर आप लूसेंट की बुक ना लेकर के भी अगर प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक पर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं पीवाईक्यूज को लेकर के, या फिर अदर पीवाईक्यूज को, टीजीटी वाले पीवाईक्यूज देखो, चाहे वो एसएसटी सब्जेक्ट के हों, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट के हों, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट के हों, चाहे वो किसी अदर सब्जेक्ट के हों, ठीक है, उन सभी सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज को लगाइए। क्योंकि होता क्या है, जो डीएसएसबी है, कभी तो मैंने देखा था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पिछली बार हिंदी में पूछे गए थे, मतलब हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी टीजीटी में पूछे गए, तो अब की बार वो एसएसटी टीजीटी में पूछ लिए। तो ऐसा ही है, आप सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो एसएसटी हो या हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, मतलब किसी से भी हो, उनके पीवाईक्यूज को आप क्लियर कीजिए। पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक बार के लिए एनसीईआरटीज को भी छोड़ दोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने पीवाईक्यूज को देख लिया ना, तो आपकी 60-70% जो समस्या है ना पेपर को लेकर के, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी सारी चीज़ें क्या क्या करनी है आपको रीजनिंग के लिए, ठीक। ये आप जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको आप देखिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद
मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट भी ऐसे मत लगाओ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और और हो सके तो एक अलग से नोटबुक बना लो, और नोटबुक में जो भी हार्ड क्वेश्चन लगे उसको उठाओ, अलग रखो, अलग रख करके उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो भी जहां से भी बुक मिले, जो भी बुक आपकी स्टैंडर्ड बुक है वहां से उस टॉपिक के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। ये आपको करना है। ठीक, ये हो गई हमारा जनरल अवेयरनेस की बात कर ली, उसके बाद रीजनिंग की मैंने बात कर ली। ठीक, अब बात करेंगे हम आगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होता क्या है, 5 नंबर का ना आपसे कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। ठीक, सिलेबस आप यहाँ पर देख ही सकते हैं क्या है। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ क्या है। आपको 5 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, उसमें एक दो हो सकता है कि एंटोनिम सिनोनिम वगैरह पूछ लिया जाए, अदरवाइज नहीं पूछेगा तो आपको जो बाहर जो 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे कॉम्प्रीहेंशन के अलावा। सॉरी, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा इंग्लिश कहाँ पर थे हम, इंग्लिश पर थे। हाँ, ये देखिए, तो मैं क्या बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन को। कॉम्प्रिहेंशन के अलावा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन के अलावा जो चीज़ें होती हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम अगर उनमें से एक दो पूछ लिया कॉम्प्रिहेंशन में तो ठीक है, अदरवाइज वहां पर पूछ लेता है जो 15 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अब करना क्या है आपको, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, वोकेबलरी को स्किप करते हैं, वोकेबलरी पर इतना ध्यान नहीं देते, तो आपको साथ ही साथ वोकेबलरी भी लेकर के चलनी है विद जैसे जो क्या होते हैं वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो पोर्शन होता है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव पैसिव, ये सभी जो ये सिलेबस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि आपको वोकेबलरी को स्किप नहीं करना है, चाहे आप डेली 2 से 4 वर्ड याद करो, लेकिन आपको करने ज़रूर है। ठीक है, और उनमें करना क्या क्या है, जैसे एंटोनिम सिनोनिम हर बार पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपसे आता है वो नहीं आता, क्योंकि जो वोकेबलरी वाला सेक्शन है वो बहुत बड़ा सेक्शन है, अगर आपको आता है तो वो हो गया, अदरवाइज नहीं आता तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल्स वगैरह पूछ जाते हैं आपसे, प्रेपोजिशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स, नरेशंस, प्रेपोजिशंस, पंक्चुएशन, कॉम्प्रिहेंशन तो आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, एरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं, जैसे नाउन में क्या क्या एरर्स निकल सकते हैं, प्रोनाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, अब मैं बता देता हूँ आपको इंग्लिश के लिए करना क्या है। देखो, कोर्स ले रखा है तो अच्छी बात है, वहाँ से कीजिए, आपको समझ आ रहा है तो अच्छा है, वहाँ से कीजिए, अदरवाइज आपको क्या करना है, बुक से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है तो क्या करना है। देखो, टॉपिक उठाइए, क्या करना है, जैसे हमने नाउन टॉपिक उठाया, नाउन टॉपिक को उठाने के बाद पहले अगर आप चाहें, अगर आपके पास समय है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए नाउन टॉपिक। नाउन सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी क्लासेस होंगी जो देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपको वहाँ से समझ आ रहा है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जैसे नाउन में टॉपिक उठाया तो मैंने नाउन को पढ़ लिया अच्छे से। टॉपिक क्लियर करने के बाद अब करना क्या है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, एक ना नीतू मैम की बुक है, क्या, नीतू मैम की एक बुक है जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है, मतलब ये कंपटीशन के लेवल की तैयारी के लिए ही है। अ, अच्छा, एक सेकंड में इससे पहले कुछ बताऊं, मैं ना एक चीज़ बता देता हूं, अगर आपकी ना कोई भी क्वेरी है ना बुक्स को लेकर के कुछ भी है, तो मेरा ना नंबर है ये 7983401982 है। ठीक है, तो आप इस पर ना व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे से कि कौन सी बुक्स के बारे में आपको बताया था, कौन सी बुक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है ना, क्योंकि मैंने जैसे आप नीतू मैम की बुक को बताया है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये बुक है, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा, मतलब फोटो भेज दूंगा उसका कि ये वाली बुक है, आपको ये बुक खरीदनी है। और एक चीज़, मैं किसी का भी यहाँ पर प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने पढ़ी है, जो मुझे अच्छा लगा, जो लोगों को लगा, मैंने काफ़ी सारे लोगों से भी पूछा है, उनसे पूछने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ों को करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नीतू मैम की बुक मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर वाली, उसमें थोड़ा बहुत वोकेबलरी वाला सेक्शन भी है, और आप चाहें तो कहीं से क्लासेस भी देख सकते हैं वोकेबलरी के लिए। इंग्लिश ग्रामर की जो वो बुक है ना, मैं उस बुक को क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि उस बुक में ना नाउन प्रोनाउन जो एरर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पोर्शन, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, वहाँ पर ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं।
मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक ही टॉपिक पर, और क्वेश्चंस भी वो हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, जैसे एसएससी लेवल की एग्जाम में वो पूछे जाते हैं या फिर कहीं और पर भी। मतलब उसमें ना जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस होते हैं ना वो वहां पर रखे गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक। इंग्लिश की बात कर ली, बुक लेकर के आइए, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं हर बार। ठीक। बुक्स बता दी मैंने आपको। ये वोकेबलरी वाला सेक्शन है। सेंटेंस जैसे रीअरेंजमेंट, एंटोनिम, सिनोनिम और ईडियम, फ्रेजेस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, वॉइस वगैरह, ये ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं सिलेबस। अच्छा, आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो आप पीडीएफ भी मांग सकते हैं। मैंने जो आपको नंबर बताया है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, आई थिंक पहले 2 बार बता चुका हूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बात कर ली इंग्लिश की। अब बात करते हैं, अच्छा देखो थोड़ा ना वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा हो जाएगा। अब समझिए मैथ के लिए, क्योंकि डिटेल में बता रहा हूँ तो समझिए थोड़ा, इतना तो समय दे ही सकते हो। मैथ में क्या करना है आपको, वही बात, अगर कोर्स ले रखा है वो समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको टॉपिक वाइज यूट्यूब पर सर्च कीजिए। और मैथ में करना क्या है, एक चीज़ और, हाँ, आपको ना सिंपल क्लासेस नहीं लेनी है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। जैसे आपको क्या है, सिंप्लीफिकेशन के लिए 1-2 क्लासेस में पूरा नहीं होगा, इसके लिए ना, मतलब जो एडवांस में पढ़ा रहा है ना, अगर हो सके तो उसको पढ़ना, क्योंकि कुछ एडवांस लेवल का अगर आप पढ़ते हो ना, तो तभी मज़ा आता है, तभी समझ में आता है। अगर आप कुछ पढ़ा कुछ छूट गया, उसमें मज़ा नहीं आता। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप पीवाईक्यूज में देखोगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं था और पीवाईक्यूज में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले ना देखो, अच्छा मैं कुछ पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, क्योंकि 2025 में ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से हर शिफ्ट में और हर बार क्वेश्चंस बनता ही बनता है। जैसे रेशियो वाला पोर्शन है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ है, ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। परसेंटेज से हर बार क्वेश्चन बनता है, एवरेज से हर बार क्वेश्चन बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस से हर बार क्वेश्चन बनता है, और 3D मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और मैं बात करूं, एक है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चंस बनता है। ये जो 5-7 टॉपिक बताए हैं ना, इनको तो इतना अच्छा एडवांस लेवल का कर लीजिए कि अगर आप क्वेश्चंस को देखो तो फटाक से वहां पर कर दो। अब करना कैसे है, टॉपिक्स उठाइए, एडवांस लेवल की क्लास देखिए, सिंप्लीफिकेशन है तो 4-5 क्लास से कम क्लासेस मत देखिए। ठीक है, फिर जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाए, सिलेबस खत्म करने के बाद अगर आपके पास कोई बुक है तो वहां से प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज पीवाईक्यूज बेस्ट है, टेक्स्ट बुक पर जाइए, पीवाईक्यूज को देखिए। जैसे मैंने आपको हिंदी के लिए, उसके लिए किसके लिए बताया था, रीजनिंग के लिए बताया था, उसी तरीके से आपको मैथ्स के लिए करना है। मैथ्स के लिए क्या करना है, जैसे आपने एक सब्जेक्ट के, जैसे मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी के अगर आपको सब्जेक्ट उठाना है तो उसके सारे पीवाईक्यूज, चाहे वो 2018 वाले हों, 2021 वाले हों, 2025 वाले हों, उन सभी को करना है। मतलब पहले देख लेना है वो, अगर उनको उनको एज ए मॉक टेस्ट मत देना। क्या कह रहा हूँ, एक फर्स्ट टाइम पहले मॉक टेस्ट के तरह से मत देना, मतलब पहले ही मॉक टेस्ट मत देने लग जाना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप कर सकते हैं तो दे लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप ना उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना इन द सेंस कि उनको ना सॉल्व कर लेना। और उनको सॉल्व करने के बाद हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो एसएसटी टीजीटी हो या हिंदी हो या मैथ्स हो, रीजनिंग हो, वही रीजनिंग वाला जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो उनके पीवाईक्यूज को लो, सॉल्व करो, और एक अलग से बुक बना लो कि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो वो आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैथ्स की बात। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ, अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में क्या करना है आपको, हाँ एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको हिंदी के बारे में। हिंदी में क्या है कि अगर आप 2018 की पीवाईक्यूज को उठा करके देखोगे, या आप 2021 के पीवाईक्यूज को उठा करके देख लीजिए, या फिर आप 2025 वाले पीवाईक्यूज को उठा करके देख लीजिए। ये मैं पीवाईक्यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें परखी हैं, तभी मैं बता रहा हूँ। और 2025 का तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, हिंदी लैंग्वेज ना बहुत ईजी पूछी जाती है डीएसएसबी में, नो डाउट, क्योंकि 2025 में तो केवल कारक बेस्ड क्वेश्चन थे, और भी कुछ आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछा जाता है, वो भी बहुत इजी होता है, उसको भी आप आसानी से देख करके कर लोगे। हाँ, लेकिन वही चीज़ है, हिंदी और इंग्लिश में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वोकेबलरी। जैसे
यहाँ पर क्या है, हिंदी में क्या होगा, जैसे पर्यायवाची आपको अच्छे खासे पढ़ लेना है। पहले ना पीवाईक्यूज को देखिए, जिस तरीके से आप मैथ्स में मैंने बताया है उसी तरीके से आप हिंदी वाले पीवाईक्यूज को भी देखिए। और कुछ ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट जो वर्ड होते हैं ना वो आपको देखने के लिए वहां पर मिल जाएंगे, और उनसे रिलेटेड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी इजी पूछी जाती है बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कारक है, कारक है, ठीक है, आपके जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अलंकार वगैरह है, ठीक है, और क्या है, संधि आपको आनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये जो आपका सिलेबस दिया हुआ है ना उसके बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत इजी लैंग्वेज होती है, आप पीवाई किसको उठा करके देखो तो आप समझ जाओगे खुद से। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए बुक कौन सी लेनी है? आपके पास अगर कोई बुक है जो आपको अच्छे से समझ आती है, या फिर आपने कोई कोर्स ले रखा है वहां पर कोई हिंदी पढ़ा रहा है, आपके पास नोट्स है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर मेरे से पूछोगे तो एक ना आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। कौन सी? आदित्य पब्लिकेशन की बुक है जो थोड़ी मोटी भी है, उसमें ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने के लिए आ, हजारों में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी क्या करना है, अपनी हिंदी को कवर कर लेना है। लेकिन पीवाईक्यूज को मत छोड़ना, क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन जिस बुक को मैं बता रहा हूँ ना वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में भी है चीजें, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन आपको करना क्या है, केवल आपको एक नौकरी लेनी है, केवल इतना करना है जितने में आपकी नौकरी लग जाए। तो आपको ज्ञाता नहीं बनना है, आपको केवल एग्जाम को क्रैक करना है। तो आप साथ के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हिंदी के पीवाईक्यूज को देखो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के देखो, जैसे टीजीटी एसएसटी है वही मैथ्स और रीजनिंग में जिस तरीके से बताया है उनको देखो, पीवाईक्यूज को देखिए। मैं ना पीवाईक्यूज को इसलिए अच्छा बता रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यूज ने ना मेरी जर्नी बहुत आसान कर दी थी, रियली बता रहा हूँ, बहुत मदद करेगा पीवाईक्यूज। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी वाला पोर्शन। आदित्य पब्लिकेशन की आप बुक खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। एसएससी लेवल का एग्जाम या कोई भी थोड़ा हार्ड होता है ना उसके लिए भी बेटर रहती है। लेकिन आपको, अगर आप इस बुक पर नहीं जाना चाहते तो सीरियसली बता रहा हूँ, बुक नहीं लोगे तो प्लीज आप पीवाईक्यूज को देख लेना, और पीवाईक्यूज को प्लस कॉन्सेप्ट ये सारे क्लियर होने चाहिए। और थोड़ा ये जो जैसे पर्यायवाची है ये आपसे पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, मुहावरों से अक्सर क्वेश्चन पूछता पूछता है, मतलब हर बार पूछता है। तत्सम तद्भव ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक, और विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं। तो ये जो सारे शब्द मैंने बताए हैं, जैसे पर्यायवाची, मुहावरे हैं, और तत्सम तद्भव शब्द हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार बनता है। ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है ये हमारा हो गया सारा पोर्शन। अब ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये वो सिलेबस है जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट है। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उन सभी चीज़ों के बारे में ये सिलेबस है। अगर आपको ये पीडीएफ देखनी है तो आप पीडीएफ मेरे से नंबर पर मांग सकते हैं, या फिर मैं इसका ना डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ना डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस सिलेबस को तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री में आप देखें, सबसे पहले ना हिस्ट्री की बात करता हूँ। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, अब समझ थोड़ा वीडियो ना थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं बता रहा हूँ। अब देखो, हिस्ट्री में जैसा मैंने आपको बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, और प्लस क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं। देखो उनमें भी आप टॉपिक्स देख सकते हैं यहाँ पर। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, labor and peasant class issues, growth of industries in India in 20th century, features of colonial city society in India। देखो ये आपका किस में आ जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, जैसे 1929 की जो आर्थिक मंदी थी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, और अच्छा अगर आपको ना बुक मिले, अगर आपके पास अगर कोई वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपको क्या करना है इसके बारे में अभी बताता हूँ, पहले आप सिलेबस देख लीजिए आपका क्या 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 है। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ ना आपको रशियन रेवोल्यूशन, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ना मैं एनसीईआरटीज को बता देता हूँ, एनसीईआरटीज हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले ना आप ना करना क्या है, नाइन्थ और टेंथ, क्लास नाइन्थ और क्लास
टेंथ, ये दोनों बुक्स घोट करके पी जाओ। घोट करके नहीं पीना है तो आप एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, समझ लो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, कब से कब तक रहा, क्यों चला, क्या चीज़ें रही, रशियन रेवोल्यूशन क्यों चला। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, जर्मनी का एकीकरण क्यों हुआ, इटली का एकीकरण क्यों हुआ, क्या है ये सारी चीज़ें। इनको आपको क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को पढ़ करके समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री उठाओ, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है क्लास 9th और 10th की जो बुक है। सबसे पहले ना मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक की बात करता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि आपको जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या करना है आपको, क्लास 9th और 10th की बुक हो गई एनसीईआरटीज। ठीक, प्लस अगर आपके पास लूसेंट है ना, क्या है, लूसेंट है, अ, आपको पता है जो जीएस वाली जो लूसेंट होती है, नीली से जो बुक आती है वो। ठीक है, अगर आपके पास वो है ना, तो वहां पर भी ना वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, थोड़ी सी 3-4 पेजों में कवर है वो, उनको उनमें ना कुछ थोड़े फैक्ट्स दिए गए हैं, और यकीन मानिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में वहाँ पर अच्छा दिया हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अच्छा दिया हुआ है, जर्मनी का एकीकरण अच्छे से दिया हुआ है, इटली का एकीकरण अच्छा दिया है, अच्छा डिटेल में नहीं है लेकिन वहाँ पर फैक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में वहाँ बात हुई है, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में वहाँ बात हुई है। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है, वो पहले क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी होगी, उसके बाद आपको जो वो लूसेंट वाली बुक है वहाँ से वो कवर कर लो। ठीक, अब क्या करना है, केवल इतना करो, इतना करने के बाद एक चीज मैं बताऊंगा, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, हाँ एक सेकेंड, क्या है, हाँ सुनो, वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद आपको वो लूसेंट वाला जो पोर्शन है वो, अगर आपके पास कोई वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई स्टैंडर्ड बुक है तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करना है, पीवाईक्यूज उठाओ, पीवाईक्यूज को उठा करके जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को उठाओ, जो भी टॉपिक या जो भी टर्म या कोई भी शब्द अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, चैट जीपीटी पर जाओ, एआई से पूछो, उसके बारे में सारी डिटेल इकट्ठी करो और एक अलग से बुक बना लो कि ये मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है और मैं इसमें वो सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा, वो सारे टॉपिक्स को लिखूंगा जो मेरे से नहीं आते या मुझे नहीं पता है, जिनके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स को इकट्ठा कर लो। और एक चीज़, अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हो ना, तो मैं ना यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की अपने चैनल पर। किसकी, वर्ल्ड हिस्ट्री की, अपने चैनल पर, इसी पर स्टडी विद राहुल सागर पर वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास शुरू करने वाला हूँ। यकीन मानना, मैंने ना इतना इतना सर्च किया है, मैंने इतना खोजा है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, ये नहीं कह रहा कि मैं ज्ञाता बन गया हूँ, नहीं, मतलब मैंने डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी को लेकर के क्वेश्चंस को मैंने ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस 2018 वाले, 2021 वाले, 2025 वाले, इन सभी को मैं क्या करूँगा, इनके बारे में जितनी भी टर्म्स है उनको सर्च करूंगा। चैट जीपीटी पर गया था, अच्छा इससे पहले 2021 और 2018 वाले में इन तमाम चीज़ें हैं, मैंने नोट्स बना रखे हैं अलग से, उन सभी चीज़ों को ना आप वहाँ पर देखोगे, मैं एक बार ना नोट्स आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बने हुए हैं, और उन्हीं के बेस पर मैं क्लास लेकर के आने वाला हूँ। वो ना थोड़ा डिटेल्ड में भी है और थोड़े ना फैक्ट्स भी दिए हुए हैं वहाँ पर जो डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, लोग ना, आप जाकर के देखोगे यूट्यूब पर, तो क्या करते हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये बता दें कि आप क्लास 9th और 10th की केवल एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे हो जाएगा। भाई यकीन मानो, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 2018 के पेपर्स को उठा करके देख लो, 2021 के पेपर को उठा करके देख लो, 2025 के पेपर भी उठा करके देख लेना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से सीधा सीधा पूछे जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप यकीन मानो देखोगे ना आप 2018, 2021 वाले, 2025 वाले क्वेश्चंस, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछे गए हैं जिनका आपको पता ही नहीं है, जिनका एनसीईआरटी में नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने सारी चीजें खंगोली है, मैंने सारी चीजें देखी हैं। ठीक है, तो और मैंने ना एक एक टर्म को बड़ा तरीके से मैंने वहां पर लिखा हुआ है मैंने अपने नोट्स में। तो आप ना, अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। नोट से अगर एक भी क्वेश्चन उससे बाहर चला जाए ना, तो आप प्लीज, मतलब जो करना वो कर लेना, जो भी है कमेंट में गाली वगैरह जो भी करना है वो कर लेना। ठीक है, यकीन मानना, वर्ल्ड हिस्ट्री को बड़ा अच्छे से कराऊंगा अपनी क्लासेस में। आई थिंक 20 से क्लासेस लूंगा, या जितना भी हो सकेगा उतना करूंगा। लेकिन आपको तभी समझ आएगा जब जब आपको रशियन रेवोल्यूशन का समझ होगा, जब आपने
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट मतलब आपको पता होना चाहिए ना। क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हुई है तभी आप समझ पाओगे कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर किस वजह से हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, रशियन रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है, इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या है, क्या सारी चीजें हैं, सभी चीजें 1929 की जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो क्या है। तो ये तभी समझ आएंगे ना जब आपको इनके बारे में पता होगा, ठीक है। इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स अभी तभी आपको समझ आएंगे जब इनके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको पहले क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को पढ़ना है। इतना समय नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 2 या 4 दिन में आप उनको कवर कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको समय लगेगा, ये नो डाउट। लेकिन अगर आप, हाँ एक चीज और, एक गलती मत करना कि अगर आप क्या करो, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी यूट्यूब पर जाकर के देखने लगो, बहुत समय बर्बाद होगा। आप पढ़ो, अगर आप डीएसएसबी में कदम रख रहे हो तो भाई सच में आप अगर बुक नहीं पढ़ रहे हो, बुक पढ़ने की हैबिट नहीं लगा रहे हो, तो अपने साथ धोखा कर रहे हो सच में, ठीक। तो ये हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या करना है, मैंने वो आपको बता दिया है। अब देखो इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो बनते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर बार 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, हर बार बता रहा हूँ। चाहे आप 2018 वाला देख लो क्वेश्चन पेपर, 2021 वाला देख लो, या चाहे 2025 वाला देख लो। और 2025 वाले क्वेश्चंस में तो हर शिफ्ट में पूछा गया था 1857 का रेवोल्यूशन। सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर लो, चाहे वो चैट जीपीटी से लो, ठीक है। हाँ अच्छा पहले करना क्या है, पहले ना बुक बता देता हूँ आपको, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक कौन सी पढ़नी है। एक ना विपिन चंद्रा की बुक है, क्लास 12th की, क्या है, क्लास 12th की एनसीईआरटी से है वो, विपिन चंद्रा की बुक। कौन सी, विपिन चंद्रा की बुक है, डिटेल में है, डिटेल में है मतलब इतने मोटी में नहीं है, आप पढ़ लोगे उसके उसे 10 से 12 दिन में पढ़ लोगे आसानी से, ठीक है। तो आपको वो बुक पढ़नी है, पूरा डिटेल में दे रखा है भाई हर एक चीज को। जैसे 1857 का रेवोल्यूशन, ठीक, गांधी जो युग है उसके बारे में बताया गया है अच्छे से, ठीक है। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, बाल गंगाधर तिलक हो, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। आपको ये पढ़नी है, बुक तो पढ़नी है। बुक पढ़ने के बाद और क्या करना है आपको, क्लास 12th की विपिन चंद्रा की बुक हो गई। अगर आपके पास कोई और स्टैंडर्ड बुक है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाउंडेशन नहीं है कोई भी, लेकिन मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ जो चीजें आपको करनी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका हो गया, एक सेकेंड, हिस्ट्री के लिए आप क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे तो ही चलेगा, क्योंकि एंशिएंट से जुड़ी हुई है, मिडिवल से जुड़ी हुई है। और क्लास 12th की अगर आप 11th 12th की अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो तो पढ़ो। अदरवाइज अगर आप क्लास 12th की विपिन चंद्र की बुक ही पढ़ लोगे तो ये काफ़ी है, यकीन मानिए ये काफ़ी है, ठीक है। और फिर प्लस क्या करना है, एनसीईआरटी का एक सार संग्रह आता है, आपने देखा होगा, तो लाल सी बुक है, रेड और ब्लैक उसका कवर होता है। आई थिंक वो महेश कुमार वर्णवाल है जो राइटर है। क्या नाम है, महेश कुमार वर्णवाल, आपने देखा होगा। वहाँ की, वहाँ से ना आपको क्या करना है, वहाँ पर ना फैक्ट दिए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। हालांकि वहाँ पर और भी चीज़ें हैं, एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मिडिवल भी है, लेकिन आपको वहाँ से ना क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना है। उसके जो फैक्ट्स हैं उनको घोट कर पी जाइए, घोट कर पीजिए, मतलब हर एक चीज़ को याद कर लो, क्योंकि वहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं जो अक्सर एग्जाम में बनते ही हैं। और यकीन मानना मेरे एग्जाम को क्रैक करने में वो बुक बहुत मतलब अच्छी रही थी, ठीक है। तो महेश कुमार वर्णवाल की आपको बुक लानी है। और प्रैक्टिस के लिए अलग अलग चीजें बताता हूँ, देखो हिस्ट्री के लिए एक तो ये होगी, इसके इसमें केवल फैक्ट्स दिए गए हैं, वो करने हैं आपको, ठीक है, वो याद करने हैं। और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है हिस्ट्री के लिए, एक तो वही हो गया भाई, एक तो मेन चीज तो वही है, पीवाई की उसको एनालिसिस की, जो आप मतलब एनालिसिस करो, उनको पढ़ो, उनके बारे में जो भी, जैसे आपसे एक क्वेश्चन बना कि भाई 1857 का रेवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कब से हुआ, उससे रिलेटेड ना आप चैट जीपीटी पर जाओ, जितना भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उससे अलग, जैसे आपके पास बुक है महेश कुमार वर्णवाल की, वहां उनके अलावा जो भी फैक्ट्स मिल रहे हैं उनको भी नोट डाउन करते चलना साथ के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, लूसेंट की ही बुक है, क्या है, एक लूसेंट की ही बुक है जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की एक बुक है। किसकी है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बुक है। अब ये जो बुक मैं बता रहा हूँ ना, इसका मैं ना आप मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये कौन सी है, आपको ना मिल जाएगी ये लूसेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाली। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी हैं, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी हैं,
ये जो बुक होने वाली है ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। आप यकीन मानना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ना ला करके अगर आप इसको लाओगे ना, तो आप ना डीएसएस भी छोड़िए, आप एक नॉर्मल सा कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना, तो बहुत चीज़ें हैं जो इसमें कवर की गई हैं। चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में भी चाहे वो एंशिएंट हो, मिडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, ठीक है। और चाहे वो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, भाई यकीन मानो सच में बहुत अच्छी बुक है। और ये थोड़ा ना बड़ी बुक है, मोटी बुक है, अच्छी खासी बुक है। तो आप ये ले आओ, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है, चाहे वो हिस्ट्री के लिए हो, ज्योग्राफी या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, ये हो गया। ठीक। हाँ, यहाँ पर ना जैसे यहाँ पर चीज़ें देखो आप, जैसे रशियन रेवोल्यूशन हो गया, इसके बारे में बता दिया, राइज ऑफ सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स को अच्छे से पढ़ लेना। इस बार इसकी स्टेटमेंट तक पूछी गई थी, 2025 में इसकी स्टेटमेंट तक पूछी गई थी। मेरी शिफ्ट में खुद क्वेश्चन बना था इसकी स्टेटमेंट को लेकर के। इसके द्वारा जो जो बुक्स लिखी गई हैं उनको भी पढ़ लेना। ठीक है, चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए समझ लीजिए। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट नहीं लगता मुझे कुछ भी। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए जो मैंने बुक बताई है ना अभी, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाली, उसमें इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक भी मिल जाएंगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, बुक नहीं क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटीज से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वहां पर काफी सारी चीजें हैं, फैक्ट्स भी वहां पर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। एनसीईआरटीज कौन सी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ डालो। थोड़ी बड़ी हो जाएंगी लेकिन पढ़ डालो। एटलीस्ट 11th, आई थिंक 11th में एक बुक है, उसको छोड़ देना। एक नीली सी बुक है। अच्छा, इसके ना टॉपिक्स अगर पूछने हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से एनसीईआरटी में से कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, तो वो आप मेरे से पूछ लेना। कि यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसकी वजह से थोड़ा छोड़ते हैं। छोड़ना नहीं है, अच्छा बता ही देता हूँ क्या है। ज्योग्राफी में 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, 7th की भी पढ़ो, 8th की पढ़ो, 9th की पढ़ो, 10th की पढ़ो। ये मतलब 6 to 10 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब 11th में क्या करना है, 12th में क्या करना है। 11th और 12th में ना कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, कुछ चुनिंदा नहीं, हम बोल सकते हैं कि मतलब काफ़ी सारी ना ऐसी टर्म्स हैं जो आप कहीं पर ना समझ करके उस एनसीईआरटीज में समझ लोगे। ठीक है, और इसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी से अच्छा नहीं होगा कुछ भी, और प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाली जो लूसेंट की बुक है वो ले आओ, वहां से प्रैक्टिस करो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी के लेकर के हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर के हो। ठीक है, और साथ के साथ उन उन क्वेश्चंस को अगर हो सके तो एक अलग से जो जो इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट डाउन कर लेना, जो आपको उस समय पर काम देंगे जब आपका एग्जाम नज़दीक होगा। ठीक है, एज ए नोट्स। ठीक, ये सिलेबस को आप देख ही सकते हैं, ये सारा सिलेबस कंप्लीट जो है ये पूरा कवर किया गया है आपकी एनसीईआरटी में 6 to 12 तक। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए बेस्ट है। ठीक, पूरा, चाहे वो इंडियन पर्सपेक्टिव में हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स, सॉरी, इंडियन पर्सपेक्टिव में हो, चाहे वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में हो। अब ये हो गया, अब ये हो गया किसमें, इकोनॉमिक्स में। हाँ, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, एक सेकेंड। हाँ, ये इकोनॉमिक्स का आपको आप सिलेबस देख रहे हैं यहाँ जो सामने दिख रहा है आप, ठीक है ना, ये सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। अब इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं 9th और 10th की एनसीईआरटी, ये पढ़ो। ठीक है, ये छोटी सी बुक है, 2 से 4 दिन में आपको ये कवर कर लोगे। 9th और 10th की एनसीईआरटीज ये पढ़ो, प्लस अब 12th क्लास की ना एक माइक्रो और मैक्रो के नाम से बुक है, इनको जितना अच्छे से पढ़ सकते हो ना, माइक्रो प्लस मैक्रो, इनको पढ़ो। क्लास 12th की है, ये एनसीईआरटीज है, ये बहुत अच्छी है। और एक चीज़ और है, क्या है कि एनसीईआरटी, सॉरी, जो डीएसएसबी में ना इकोनॉमिक्स से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मतलब पूछता ही नहीं है, क्वेश्चंस बनते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस के अराउंड बनते हैं। ठीक, तो आपको ये पढ़ना है, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ो, और माइक्रो प्लस मैक्रो जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है उससे पढ़ लो। और फिर प्लस जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं वो कहाँ से करने हैं, वो वही बुक है जो लूसेंट की बुक है, जो मैंने अभी बताई थी, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाली। अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं उसका ना उसका कवर डाल दूंगा, वो ले लेना, वहां से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वहां से प्रैक्टिस करो। ठीक, ये हो गया इकोनॉमिक्स का। और फिर प्लस हाँ, ये है आपका पॉलिटिक्स का सिलेबस।
पॉलिटी का, पॉलिटिक्स का नहीं, पॉलिटी का। ठीक है, अब पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, समझो चीजें। एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ही केवल मतलब केवल वही एनसीईआरटी इसको पढ़ना, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। केवल एनसीईआरटी पर ही हम निर्भर रहे, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। अब क्यों कह रहा हूँ, अब सुनो। देखो, पॉलिटी में ना आपको क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, ये छोटी छोटी सी बुक्स हैं। उसके बाद ना 10th के बाद ये थोड़ा बड़ी होती चली जाती है, 11th और 12th की। एक बुक है 11th में, आई थिंक 11th है, आई थिंक, मुझे याद नहीं है क्योंकि थोड़ा समय हो गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके उसका जो टाइटल है, उसको पढ़ लेना अच्छे से, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और 12th की भी हो सके तो उसको पढ़ लेना। आई थिंक वो 12th की ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एनसीईआरटी तो आपकी 6 to 12 तक पॉलिटी की पढ़नी है। अब क्यों पढ़नी है मैं आपको बताता हूँ। ये ना जो पॉलिटी है, पॉलिटी में ना आप देखोगे, चाहे वो 2018 वाला पेपर हो, चाहे वो 2021 वाला हो, या फिर 2025 वाला। 2025 में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से। और जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी जो टॉपिक है आपका, क्या, डेमोक्रेसी, इसको ना घोट करके भेजाओ। ये क्लास 9th की बुक में है पूरा। हर एक चीज़ इसकी पढ़ लो, इससे जुड़ा हुआ हर एक फैक्ट, कैसे वर्क करती है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब हर एक चीज़ पढ़ लो, क्योंकि हर बार क्वेश्चन बनता है भाई। डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल्स वगैरह हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, एक चीज़ अब सुनना, ये मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटी के लिए क्या करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, वो बुक अच्छे से पढ़ लेना। क्लास 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। प्लस अब ऐसा नहीं है, देखिए एनसीईआरटी को आपको उसी में गुथे रहना है, मतलब उसी में समय दे लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जल्द हो जाए। उसके ऊपर तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको यही करना है। क्लास 6 to 12 तक आपकी एनसीईआरटी पढ़नी है। एक बुक है, आई थिंक कुछ थ्योरी करके कुछ है, वो आपको स्किप करनी है इसमें से, पॉलिटी में। उसको छोड़ देना, थ्योरी कुछ, आई थिंक पॉलिटिकल थ्योरी कुछ है उसका टाइटल, मुझे याद नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो आपको उसको स्किप कर लेना है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के नाम से उसको आपको जरूर पढ़ना है, ठीक। प्लस अब सुनना, ये जो मैंने लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाली जो बुक बताई है ना, इसमें ना पूरी पॉलिटी दे रखी है, ठीक है। ये तो एक तो लूसेंट वाली बुक होगी, और एक प्लस मैंने आपको बताई थी एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल वाली। उसमें भी ना करीब 30 पेज होंगे, उनमें ना पूरी पॉलिटी के फैक्ट्स दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ लो। फिर प्लस जो लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाली जो बुक है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हर एक पेपर को, आई थिंक 40 से 44, आई थिंक 44 लेसन है उसमें, हर एक टॉपिक से जुड़ा हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, डेमोक्रेसी हो, ठीक। आपके आर्टिकल्स को लेकर के चैप्टर है, ठीक। काफ़ी सारे चाहे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ को लेकर के, संसद को लेकर के, राज्य सरकारों को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के, मतलब टोटल आपको वहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। एक मिनी एम लक्ष्मीकांत मान लीजिए उसको, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाली, ठीक है। तो आपको वो पढ़नी है, ठीक। प्लस ये होगी, यह हमारा पॉलिटी का हो गया, सही है। महेश कुमार वर्णवाल वाले सारे फैक्ट्स पढ़ो। प्लस और क्या करना है, वही लूसेंट वाली जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाली है बुक, उसको ले आओ, उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर, हमारा पॉलिटी वाला। अगर आपकी कोई भी कह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अदर बुक्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और एक चीज़, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट को आप ना डायरेक्टली अब देने मत लग जाना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, मैं उसके उनके लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं तो डायरेक्टली आप मॉक टेस्ट मत देने लग जाना, ऑन द मूव गिरोगे जा करके, क्योंकि ये डीएसएस भी है। तो करना क्या है, आपको मॉक टेस्ट तब देना है जब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब जाकर के आपको टेस्ट करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं और कब आपको क्या क्या करना है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अब पढ़नी है। मॉक टेस्ट कहाँ पर लेना है, कहाँ से लेने हैं, टेक्स्ट बुक है, अच्छी है, अच्छी एप्लीकेशन है, ट्रेंडिंग में है। अगर आप चाहें तो यहाँ से ना लेकर के कहीं आप और आपको अच्छा लगे तो वहाँ से ले सकते हैं। मुझे टेक्स्ट बुक अच्छा लगा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ अब समझना, जो पीवाईक्यूज हैं
भाई इनसे ज़्यादा मदद आपकी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या पेडागोजी हो। ये सभी पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पीवाईक्यूज को देख लिया, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके का पेपर पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, उन सभी को देखना है। प्लस चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए, क्या, चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए आपको नोट्स भी बनाने हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। इस चीज़ ने ना मुझे बहुत ज़्यादा मदद की थी, चैट जीपीटी प्लस पीवाईक्यूज ने, जो टेक्स्ट बुक पर मैंने लिए थे। ठीक है। अब हाँ, एक चीज, एक लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, वन हैंड रिटन नोटबुक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद इंपॉर्टेंट फिगर्स विद चैट जीपीटी। यही चीज के बारे में आपको बता रहा था कि आप एक ऐसी नोटबुक तैयार करो जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हर एक क्वेश्चंस, मतलब मिक्सअप क्वेश्चंस बने हुए हों, और आपने चैट जीपीटी से भी कुछ फैक्ट्स को इकट्ठा किया हुआ हो वहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों ये होगी मेरी कंप्लीट वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज भी करके आप कोई भी सलाह ले सकते हैं, अगर आप डीएसएसबी, टीजीटी, सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो, मैं आपको नंबर दोबारा दे देता हूँ, हालांकि मैंने बीच में दिया है, 7983401982। राहुल सागर मेरा नाम है। ठीक है, आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है। आई होप दोस्तों, देखो देखिए मैंने ना 55 मिनट तक बताया है आपको, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी बनती है तो आप पूछ लेना। हाँ, लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कि बहुत मेहनत लग रही है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।